नमस्कार। भारत में अक्सर हम ये सुनते हैं कि विदेशी सामान मतलब स्टेटस सिंबल, एक ऊंचा सामाजिक दर्जा। हाँ, ये धारणा तो काफी आम है। पर क्या ये वाकई पूरी कहानी है? आज इस डीप डाइव में हम इसी धारणा को थोड़ा कुरे देंगे, समझेंगे कि ये आकर्षण क्यों है। और कैसे भारत अब अपना खुद का मतलब एक स्वदेशी रास्ता बना रहा है। हाँ, और चीन के मॉडल से भी थोड़ी तुलना करेंगे। देखेंगे कि भारत का तरीका अलग कैसे है। हमारे स्रोत उपभोक्ता व्यवहार, घरेलू विकास के उदाहरण और नीतिगत विश्लेषण पर आधारित है। और हमारा मिशन है इस जानकारी को आपके सामने बिल्कुल साफ और दिलचस्प तरीके से रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विदेशी आकर्षण आखिर है क्यों? अक्सर हम देखते हैं दिखावे के लिए विदेशी ब्रांड्स चुने जाते हैं, भले ही शायद भारतीय उत्पाद क्वालिटी में कम ना हो। देखिए, यहाँ बात सिर्फ उत्पाद की नहीं है, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, मनोवैज्ञानिक भी, सांस्कृतिक भी। अच्छा। दशकों से ग्लोबल ब्रांड मार्केटिंग ने एक तरह से पश्चिमी जीवन शैली को आकांक्षा से जोड़ा है। हाँ, ये तो है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक जाल जैसा बन गया है भारतीय ब्रांड्स के लिए। इसे तोड़ना सिर्फ क्वालिटी का सवाल नहीं, बल्कि स्टेटस और विश्वसनीयता की जो बनी बनाई धारणा है ना, हाँ, उसे तोड़ना मुश्किल है। बिल्कुल, वो एक बड़ी चुनौती है। और इसमें हमारी अर्थव्यवस्था की भी तो भूमिका है ना, जैसे रुपए की कमजोरी डॉलर के मुकाबले। हाँ, और जो बाहर से पैसा आता है, रेमिटेंस। हाँ, 2023 में करीब 120 बिलियन डॉलर। हाँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। और इसका एक कह सकते हैं अनपेक्षित परिणाम ये है कि अक्सर ये पैसा सोने जैसी निष्क्रिय संपत्ति में चला जाता है। मतलब वो पैसा सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर या नौकरियां बनाने में नहीं लगता। अच्छा। तो अनजाने में ही सही, ये विदेशी चीजों और विदेशी मुद्रा को ज्यादा महत्व दे देता है, क्योंकि उन्हें एक सेफ इन्वेस्टमेंट या बेहतर मूल्य का प्रतीक मान लिया जाता है। ये दिलचस्प पॉइंट है। लेकिन इस विदेशी आकर्षण के बीच भारत में एक खामोश क्रांति भी चल रही है ना? बिल्कुल। डिजिटल दुनिया को ही देखिए। चीन की तरह ग्रेट फायरवॉल नहीं है हमारे यहाँ, सब कुछ बंद नहीं किया, बल्कि भारत ने ग्रेट नीश पे फोकस किया। मतलब खास डिजिटल क्षेत्रों को पहचाना और अपने स्टार्टअप्स को वहां आगे बढ़ने दिया। यूपीआई तो कमाली है। हाँ, यूपीआई, फोन पे, जोमैटो, ये सब शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। वहीं कू जैसा ऐप, जिसे ट्विटर का विकल्प माना जा रहा था, हाँ, वो उतना सफल नहीं हुआ। 2020 में ट्विटर के 28 मिलियन इंस्टॉल्स थे, कू के सिर्फ 2.6 मिलियन। और यहाँ देखिए दिलचस्प बात क्या है। भारतीय उपभोक्ता वो क्वालिटी और उपयोगिता को राष्ट्रवादी भावनाओं से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। ये बाजार आधारित मुकाबला है, कोई थोपा हुआ संरक्षणवाद नहीं। सही। इससे पता चलता है कि जो सफल भारतीय कंपनियां हैं वो असल में उपभोक्ताओं की जरूरतें बेहतर समझ रही हैं। 2022 में उनकी कंबाइंड मार्केट हिस्सेदारी 19.5% तक पहुंच गई। और टाटा मोटर्स तो दुनिया की टॉप 10 सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनियों में आ गई, लगभग $51 बिलियन वैल्यूएशन। वाह। और खास बात यह है कि ये सिर्फ मौजूदा बाजारों में मुकाबला नहीं कर रहे। ईवीज में देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों में। हाँ, ईवीज में तो टाटा का दबदबा है। 60% से ज्यादा मार्केट शेयर। ये दिखाता है कि वो भविष्य की टेक्नोलॉजी में सीधे छलांग लगा रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है, सिर्फ पुरानी रेस जीतना नहीं। इसीलिए टेस्ला जैसी कंपनियों को भारत में पैर जमाने में मुश्किल हो रही है। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, टेक और भारी उद्योगों के साथ साथ ये बदलाव हमारे रोजमर्रा के जीवन तक भी पहुंच रहा है, जैसे पहनावे में। हाँ, हाँ। एक तरफ ज़ारा, H&M जैसे बड़े विदेशी ब्रांड हैं, तो दूसरी तरफ खादी की जबरदस्त वापसी हुई है। बिल्कुल। KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हाँ, उनकी बिक्री पिछले दशक में लगभग 5 गुना बढ़ी है। वित्त वर्ष 24-25 में 1.7 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये कैसे हो रहा है? 5 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। इसे गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन और आज के आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर देखना होगा। अच्छा। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये अब सांस्कृतिक गौरव, ग्रामीण रोजगार और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का प्रतीक बन रहा है। मतलब अब उपभोक्ता भी बदल रहा है। हाँ, उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। और खाने पीने में भी कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स हैं। हाँ, बिल्कुल। जहां एक तरफ फास्ट फूड बाजार बढ़ रहा है, करीब $18.6 बिलियन का है, 7% से ज्यादा सालाना ग्रोथ। हाँ। वहीं दूसरी तरफ बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज का पुनरुत्थान हो रहा है, मिलेट्स का। अरे हाँ, मिलेट्स कभी गरीबों का भोजन कहा जाता था। बिल्कुल। और सरकार ने इसे सुपरफूड के रूप में प्रमोट किया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। हाँ, सही कहा।
ये एक स्मार्ट रणनीति है, एक लोकल उत्पाद को ग्लोबल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड से जोड़ना। मतलब लोकल होना पिछड़ापन नहीं? नहीं, बल्कि मॉडर्न और जागरूक होने का संकेत भी हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ी चीन की बात करते हैं। उनका जो मेड इन चाइना 2025 मॉडल है, हाँ वो तो काफी अलग है, राज्य संचालित है। हाँ, सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में। बिल्कुल। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात रिपोर्ट्स में आती है कि चीनी उपभोक्ता भी अब लोकल ब्रांड ज्यादा चुन रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पैसे का बेहतर मूल्य दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, सर्विस अच्छी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकार चाहती है। ये इंटरेस्टिंग है। तो फिर भारत का रास्ता इससे अलग कैसे है? हमारे यहाँ स्वदेशी का तो एक लंबा ऐतिहासिक संदर्भ है। हाँ, राजनीतिक विरोध से जुड़ा हाँ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो क्या आज का वोकल फॉर लोकल सिर्फ राष्ट्रवाद है या कुछ और? देखिए, भारत का जो अप्रोच है उसे हम बाजार उन्मुख राष्ट्रवाद कह सकते हैं। बाजार उन्मुख राष्ट्रवाद। हाँ, मतलब यहाँ चीन की तरह राज्य का सीधा कंट्रोल कम है। नीतियां हैं जैसे मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स। हाँ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये प्राइवेट कंपनियों को और यहाँ तक कि विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन देती हैं, जैसे एप्पल अब भारत में ज्यादा बना रहा है। हाँ, वो तो है। तो लक्ष्य एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना है जहां भारतीय कंपनियां क्वालिटी और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ें, सिर्फ सरकारी प्रोटेक्शन के कारण नहीं। मतलब ये मजबूरी नहीं, ताकत बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, ताकत। तो अगर हम सब बातों को समेटें, विदेशी ब्रांड्स को पसंद करने के पीछे सिर्फ स्टेटस नहीं है, नहीं, कई जटिल मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण हैं। हाँ, लेकिन भारत चीन की नकल नहीं कर रहा, वो अपना एक अलग बाजार उन्मुख राष्ट्रवाद का रास्ता बना रहा है। बिल्कुल सही। और सबसे जरूरी बात ये लग रही है कि घरेलू ब्रांड अब क्वालिटी और इनोवेशन के दम पर उपभोक्ताओं का भरोसा जीत रहे हैं। हाँ, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। जैसे जैसे भारत अपनी घरेलू ताकतें बना रहा है और भारतीय ब्रांड ग्लोबल स्टेज पर आ रहे हैं, क्या आने वाले सालों में भारतीय उपभोक्ता के लिए स्टेटस और आकांक्षा की परिभाषा बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है। वैश्विक जुड़ाव और आत्मनिर्भरता के बीच का ये संतुलन, ये भविष्य में कैसे विकसित होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।